डिफाइन करना चाहूंगा मैं कि इससे आप क्या समझते हो। तो ऐसे जनरली तुम बताओ कि जैसे मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी। जनरली कई बहुत सारे लोगों से पूछोगे तो वो बताते हैं चांसेस, है ना। तो चांस प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ऐसा तो नहीं है, बट व्हेन वी ट्राई टू मेजर द चांस, सो क्वांटिफाइंग चांस, है ना, और क्वांटिफाइड वैल्यू ऑफ चांस इज प्रोबेबिलिटी, है ना। जैसे हम बोल रहे कि बहुत चांस है ये चीज हो जाए, तो वो तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, बट जब हम उसको क्वांटिफाई कर देंगे कि 80% चांस है या 20% चांस है, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो प्रोबेबिलिटी को हम, जैसे मान लो कि जनरली अगर तुम देखोगे कि जब भी हम चांसेस के टर्म में बात करते हैं तो हमारे पास तीन जनरल सिचुएशंस होते हैं। अ, ये मैं लिख देता हूँ पहले, फिर तुम्हें बताऊंगा। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में आपका होगा क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोबेबिलिटी। और ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बेसिकली जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे तो आपके लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली तो नहीं बोलेंगे, बट हम ज़्यादातर स्कूल टाइम से या अभी कॉम्पिटिशन्स के रिस्पेक्ट में हम इसी प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं। बट अगर आप ध्यान दोगे तो आपको, एक मिनट, ध्यान दोगे तो ज़्यादातर टाइम जो है आप इन दोनों में से किसी एक प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे होगे जब आप आगे की लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को ऐसे समझो कि इट इज सब्जेक्टेड टू द पर्सन हु इज एक्चुअली कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो कि आप में से कोई एक जो है, जैसे मान लो कि महक ने एक बिजनेस आइडिया प्रपोज किया, एंड शी वांट्स टू डू अ बिजनेस, और वो ए, बी और सी तीन लोगों के पास लेके गई अपने बिजनेस आइडिया को डिस्कस करने के लिए। तो उसने सारी चीजें बताया, उसका आइडिया बताया, कैसे ये ऑपरेट करेगी, क्या रिसोर्सेज होगा, कहाँ से सब सारी मार्केटिंग, और क्या कौन से कस्टमर सेगमेंट को डील करेंगे, तो सारी चीजों को बताकर नाउ सी आस्क्ड ए कि व्हाट आर द चांसेस दैट माय बिजनेस विल रन। अब मैंने बताया कि वो प्रोबेबिलिटी के सेंस में अगर बताना है तो क्वांटिफाइड चांसेस होनी चाहिए। तो ए सेज, लेट से ए बोलता है कि 70% चांस है कि आपका बिजनेस चलेगा। B is like more optimistic about the business idea that C is proposing. तो B might say कि 90% chance है, और C को लगता है कि वो फिर आगे काम नहीं करेगा on something. So whatever information C has and whatever analysis C is doing, C might say 40% probability है। तो समझ गया ना, यहाँ पे एक ही इवेंट के प्रोबेबिलिटीज को तीन डिफरेंट लोगों ने निकाला और डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुई। तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज को हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द पर्संस एनालिसिस और एनालाइजिंग कैपेबिलिटीज, कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी निकालता है। अगेन इसका कोई यूनिट नहीं है, देयर इज नो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 70 पे पहुंचा गया है। इट जस्ट रीचेस टू अ सर्टेन फिगर। इसका मतलब लीस्ट काउंट बहुत हो सकता है, वो 65 से 75 के बीच में भी सोच रहा है कुछ भी। तो ऐसा कोई यूनिटरी वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है 70 क्यों और 71 क्यों नहीं। जनरली ऐसे फिगर्स में हम लोग देखेंगे, राउंड फिगर्स में ही लोग बात करते हैं। बट अगेन जब तुम आगे चलोगे तो इस प्रोबेबिलिटी का भी बहुत यूज होता है, मतलब इन जनरल सोशल साइंसेज में या बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का सबसे ज्यादा यूज होता है और होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि इसमें तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप अपने खोल रखा है, या फिर
कोई भी एक शॉप आपने खोल रखा है जिसमें 10 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ABCD ऐसे करके 10 प्रोडक्ट्स है, और एक एक कस्टमर आता है आपके पास। सो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि वो कस्टमर बाई कर रहा है, अगर इफ ही इज बाइंग समथिंग और इफ ही इज बाइंग ए प्रोडक्ट, so what is the probability that, nahi sorry, not buying A, if he's buying something, so what is the probability that the customer will buy product A? प्रोडक्ट A बाई करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आपको पता है कि प्रोडक्ट A 1/10 होगा, ऐसा हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के थ्रू, इसको क्लासिकल ही लिखो तो ज्यादा सही है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम बड़े आराम से बोल देते हैं। लेकिन मतलब इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली बात कर रहे थे कि वहां पे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाता है। जैसे मान लो कि आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल की शॉप है, तो आपके पास फ्रिज है, टेलीविजन है ना, गीजर है ना, रूम हीटर है, ऐसे करके लेट से 5 ही प्रोडक्ट है। रूम हीटर है, टेलीविजन है, गीजर है, एंड वन मोर प्रोडक्ट, व्हाट यू कैन से, वॉशिंग मशीन। तो ऐसे इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमको ये देखना होता है कि लास्ट 1 मंथ में, या क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, तो लास्ट 1 मंथ में अगर आपने 10,000 प्रोडक्ट बेचा है, उसमें आपका गीजर जो है वो 4,000 है, रूम जो है, रूम हीटर जो है वो 2,000 है, वॉशिंग मशीन जो है वो 2,000 है, और फ्रिज 1,000 है, और टेलीविजन 1,000 है। तो अब आपसे पूछा जाए कि अगर कोई नया कस्टमर आता है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ गीजर, तो ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं? बोलो तो जरा। सो आई एम नॉट पुटिंग द आंसर इन योर माउंट कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं, बट तुम भी सोच के बता सकते हो कि इफ इट इज द पैटर्न ऑफ लास्ट मंथ, so what are the chances the new customer will buy a which product most likely? बोलो। वॉशिंग मशीन सर। वॉशिंग मशीन सही सही सही, 4,000 वाला, वो डब्ल्यू 4,000 वाला, ऑफ कोर्स हाँ, क्योंकि ये ज्यादा बिक रहा है तो बहुत चांस है कि ठंड है, हो सकता है, तो मतलब उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वी कैन से कि गीजर की प्रोबेबिलिटी जो है वो 4,000/10,000 है ना। इसी तरह से रूम हीटर की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2,000/10,000 है ना। तो ऐसे करके हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज रिलेटिव मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि हम बाकी सब के रिस्पेक्ट में हम इसको रिलेटिवली मेजर करके हम इसको बताते हैं। अदरवाइज इन अदर केस, इन क्लासिकल प्रोबेबिलिटी केस में हम उसको 1/5 बताते हैं। तो हम लोग जब जैसे बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे, है ना, तो वहां पे जब हम ऐसे ऐसे अभी तो हम स्टार्ट से लेके चल रहे हैं ना, वहां पे ऐसे जरूरत नहीं पड़ता ऐसे ले जाने का, तो हम सीधा ये क्वेश्चन पोज करके बोलते हैं कि इफ प्रोग्राम है, इफ अ शॉप हैज दिस 5 प्रोडक्ट्स and the customer will buy one of that product, so what is the probability that he will be buying geyser? So in the most of cases students will reply 1/5, है ना, कि जो गीजर खरीदने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/5 होगी। तो बिजनेस में आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है कि आप जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, इट्स नॉट क्लासिकल प्रोबेबिलिटी दैट विल मैटर, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिलेटिव प्रोबेबिलिटी दैट विल मैटर। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक है। And the last is classical probability, which considers or which treats natural random distribution or natural counting। उसी के हिसाब से हम काउंट करते हैं, वेयर मतलब जो प्रोबेबिलिटी जो है वो, उसको हम डिफाइन अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको कैसे करते हैं, बट अभी फिलहाल लिख देते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी आपकी निकालनी है, और नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, है ना, जो जो उस इवेंट को वो रखते हुए हम सारे इवेंट, मतलब उस वर्ब को, वर्ब वाली बात तो अभी हम समझाएंगे, बट ऑल द पॉसिबल इवेंट नंबर्स नीचे, जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, ऑल द काउंटिंग ऑफ इवेंट। तो ये दिखने में अभी टिपिकल लग रहा है, बट अभी हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज दिस। ठीक है। सो नाउ एवरीवन इज नाउ गेटिंग कि व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो इतनी दूर की बात है, ये आपकी समझदारी के लिए है। आप कहीं लोगों के बीच में ये सब बातें करोगे तो आपको लोग समझदार समझेगा, और नॉट समझदार समझाना है किसी को, आपको इस तरह का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए अपने लाइफ में। सो नाउ लेट्स गो फॉर हाउ डू वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। ठीक है।
ओके, हम आगे बढ़े, अब आप लोग बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, तुम लोग बता सकते हो, मतलब आई वाज नॉट फ्रीक्वेंटली टेकिंग योर क्लासेस, तो कुछ कुछ जगह पे आई माइट बी क्वाइट फास्ट और फास्टर देन द स्पीड दैट यू आर बेसिकली कंज्यूमिंग द डेटा और अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप बोलोगे तो मैं वहां पे स्लो होकर और भी अच्छे से समझा दूंगा। तो फास्ट तो नहीं हो जाता ना तुम लोगों के लिए? No, sir. No, sir. हाँ, सो तुम्हें बताता हूँ मैं एक सिंपल सी वो बात कि ऑल दिस टाइम जैसे भी कोई बच्चा होता है ना, व्हेन आई से कि आई एम टीचिंग यू बेसिक, और फिर मैं ये भी बोलता हूँ कि बेसिक ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो लोग मानते नहीं है। बट ध्यान दो कि बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको बताई जा रही है, ठीक है? तो विथ दीज कैलकुलेशंस, विथ दीज फार्मूला, आप बहुत सारे प्रीमियम एग्जाम्स जो प्रोबेबिलिटी वगैरह पे होता है, जैसे आईएसआई वगैरह का होता है, उसके भी कई क्वेश्चंस को आप यू कैन फाइंड कि दीज बेसिक्स कैन बी इनकॉर्पोरेट और यूज टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो मैथमेटिकल वे में भले ही आप ना सॉल्व कर पाओ, बट एप्टीट्यूड वे में आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो नाउ लेट्स गो फॉर ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन और क्वांटिफाइंग प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो याद रखो कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, देयर विल बी समथिंग दैट नीड्स टू बी हैपेंड, और देयर इज अ वर्ब दैट इज टू बी देयर, मतलब वो होना है। जैसे हम बोलते हैं कि हमने कॉइन टॉस किया, तो बेसिकली वी डिड अ थिंग व्हिच इज अ कॉइन टॉस, जिसके मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल रिजल्ट्स हैं। हमने डाइस थ्रो किया, ठीक है? सो देयर विल बी अ वर्ब ऑलवेज, मतलब नॉट ऑलवेज लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्ब होगा, है ना? तुम इतना ज्यादा जगह पे होगा कि तुम अचानक से मुझे पूछो कि सर एक्सेप्शन बताओ कोई, वर्ब इज नॉट देयर, तो मैं अचानक से याद नहीं कर पाऊंगा। तो पहले बोले होते तो सोच के रखता है, बट कहने का मतलब ये है कि आप अभी इस पे लेके चलो कि देयर इज अ वर्ब, जो एक्सेप्शन होगा वो एक दो अभी आ जाएगा कभी क्वेश्चन में। So something will happen in that question. Either coin will be tossed, ठीक है? Will be tossed. Dice को थ्रो किया जाएगा, dice throw. Select few balls from a group of balls, or few students from a group of students. Pick a card from the pack of card. Draw, मतलब pick नहीं, draw a card from a pack of card. तो draw ही लिख देता हूँ मैं, draw cards, है ना? इस तरह के कुछ वर्ब होंगे जिसके मल्टीपल रिजल्ट्स पॉसिबल होंगे। जैसे कॉइन टॉस करोगे तो इसके रिजल्ट्स, कितने रिजल्ट्स पॉसिबल है? बोलो। 2, sir. 2. 1/2. डाइस थ्रो करोगे तो कितने रिजल्ट पॉसिबल है? 6. 6. 6। अगर 20 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे तो कितने रिजल्ट्स पॉसिबल है? 2. नहीं। सर 20 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। ओ, हाँ। 20 में से। हाँ, 20 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 20C2 हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। ये कल भी तो बताया गया था ना कि सेलेक्ट करना है तो हमें, तो ये टोटल पॉसिबल। तो ये देखो, ये काउंटिंग जो है ना, वो हम आपने हमने मतलब हमने आपको पहले सिखा दिया है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो भी आप वर्ब हो रहा है या जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसके टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स जो है वो आपको काउंट करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आपसे एक पैक ऑफ कार्ड में से 2 कार्ड ड्रॉ करें तो कितने ये पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे? बोलो। 2/52. 2/52, ये क्या कह रहे हो? 13. अरे 2 कार्ड सेलेक्ट करना है एक पैक ऑफ कार्ड में से, जैसे 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करना था 20 में, तो 52 C2. 26. हाँ, 52C2। कौन 26 कौन बोल रहा था? पेयर पेयर नहीं निकालना है ना, वो तो एक दूसरे के साथ दूसरा भी तो हो सकता है ना, मतलब हर एक कार्ड जो है 51 कार्ड के साथ बाहर आ सकता है ना। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? भूल गए क्या कल वाला Yes, लेक्चर? sir. रुक जाओ मोहसिन, और लोग जो गलत बोल रहे हैं, ये 2/52 कौन बोला था? हाथ उठाओ तो तुम अपना।
और 26 कौन बोला था? सुबगा, तुम बताओ। हाँ सर। 2 कार्ड सेलेक्ट करेंगे एक पैक ऑफ कार्ड में से, तो कितने तरीके होंगे और कितने रिजल्ट्स पॉसिबल होंगे? सर यही 52C2, क्यों? क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं सर, हाँ वो तो ठीक है, 52 होते हैं, लेकिन और 2 52 निकाल रहे हैं। तो 52C2 ही क्यों? 52P2 क्यों नहीं? कल की क्लास में थी तुम? सर यहाँ पे डजंट मैटर प्रायोरिटी, जस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। वी डोंट, देयर इज नो, ये नहीं है कि ऐसे ही निकालो 2 कार्ड या लाइक हाँ मतलब जैसे इसमें ऐसे बोलो कि अगर आपने ये हार्ट का 1 और 2 निकला मान लो, तो उसको 1 पहले और 2 बाद में लिखे और 2 पहले और बाद में लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो तो कोई भी 2 हो जाए तो 1 2 को 1 2 लिखे और 2 1 लिखे, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ग्रुप इंपॉर्टेंट है। क्लास रेगुलर किया करो, नहीं करो तो देख लिया करो कम से कम, ठीक है? वो फिर वो सिंक में बढ़ता है ना, मॉडर्न मैथ सारा एक साथ चलेगा। Yes, मॉडर्न sir. मैथ तो कल से प्रॉब्लम्स करना है उससे पहले तुम देख लोगे। तो मेरा पॉइंट अब तक ये हुआ, ध्यान रखो क्या हुआ अब तक मैंने बोला कि जब भी कोई एक वर्ब होता है, कोई एक्टिविटी होती है, तो उसके मल्टीपल रिजल्ट्स होते हैं, उस रिजल्ट्स को काउंट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसमें मल्टीपल रिजल्ट्स में से किसी एक टाइप के इवेंट और किसी एक टाइप के रिजल्ट्स के लिए आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा, एक दो एग्जांपल हम बताते हैं, आपसे पूछा जाएगा, so what is the probability of head when a coin is tossed? ठीक है, तो देखो कॉइन टॉस हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछ रहा है, मतलब एक रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन रिजल्ट्स when a dice is thrown? समझो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, समझो। हमेशा क्वेश्चन में होगा कोई एक एक्टिविटी बता देगा और फिर उस एक्टिविटी के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे उसमें से एक सर्टेन टाइप ऑफ रिजल्ट और सर्टेन रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो कि ये क्वाइन टॉस किया गया तो उसके 2 रिजल्ट्स पॉसिबल थे, हेड और टेल, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? हेड की। दूसरे वाले केस में क्या बोलता है? डाइस थ्रो किया गया, उसके 6 रिजल्ट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें इवन रिजल्ट्स यानी कि 2 4 6 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सो आपसे जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उस पे, तो हम अगर स्टेप्स की बात करें कि हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो देयर आर 4 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले याद रख लेना है इसको एकदम। सबसे पहले आइडेंटिफाई द वर्ब। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या हुआ एक्चुअली, कौन सी एक्टिविटी की गई है, ठीक है? उसके बाद कैलकुलेट all possible results, और count, not calculate, count, basically counting है all possible results, और इसको हम कैसे लिखेंगे? NS, ठीक है? इसका नाम जो दिया हमने NS। सेकंड है, मतलब जो थर्ड स्टेप है वो आइडेंटिफाई events for which probability is to be calculated। इवेंट और इवेंट्स लिख लो तुम लोग, ये हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। for which probability is to be calculated। अब इसी को ना लोग फेवरेबल इवेंट्स बोलते हैं।
तो ऐसा कोई फेवरेबल इवेंट्स नहीं होता है ये फेवरेबल इसलिए क्योंकि ये उस क्वेश्चन में उस जगह पे इन कंसर्न है कि हम उसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम कई बार इसको फेवरेबल इवेंट बोल देते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करना है एंड काउंट भी करना है, एंड काउंट। और इसका इसके इसके नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे NE मतलब जिस भी। और देन फाइनली द लास्ट स्टेप विल बी फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हिच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E is NE divided by NS। तो आप देखोगे कि अब सारा क्वेश्चन आपके ग्रिप में है। The only challenge now you have is to कि काउंट कैसे करें और इवेंट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगर आपको काउंट करने आ गया, इवेंट आइडेंटिफाई करने आ गया और इवेंट के नंबर्स को भी काउंट करने आ गया, तब तो प्रोबेबिलिटी कुछ बचा नहीं ना आपके लिए, फिर आप आराम से कर लोगे। इसके अराउंड जितनी भी वो होती हैं कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, जो भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, वो बहुत आराम से डील हो सकता है अगर आप इतनी चीजों को समझ गए हो। तो हमारा जो बेस अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ ये है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वर्ब को आइडेंटिफाई करो, फिर वर्ब के बाद जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, मतलब वर्ब के जितने भी रिजल्ट्स पॉसिबल है उसको आइडेंटिफाई करो, उस इवेंट को आइडेंटिफाई करो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, और उसको भी काउंट करो कितने हैं, और फिर बाद में उस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की ऐसा। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम इसी पर्सपेक्टिव से देखें तो NS क्या होगा बताओ? पहले क्वेश्चन में इट्स टू सिंपल, एवरीबॉडी नोज कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बट हम चाह रहे हैं कि आप एकदम इसी तरीके से, आपने आइडेंटिफाई किया, कॉइन टॉस हुआ, फिर आपने ध्यान दिया कॉइन टॉस होने के बाद दो रिजल्ट्स हैं, हेड और टेल, तो आपने दो लिखा। आपने इवेंट देखा है ना, इसमें आपने देखा कि किस इवेंट के लिए, हेड के लिए, तो हेड तो एक ही तरीके से आएगा, तो आपने एक बोला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ जाएगा 1/2। आपको पता है कि हाफ होती है प्रोबेबिलिटी, बट आई एम टेलिंग यू कि हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस हाफ, ठीक है। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन रिजल्ट्स व्हेन डाइस इज थ्रोन। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में डाइस को थ्रो किया गया है, कितने रिजल्ट पॉसिबल है? 3 कौन बोला? 6 होगा ना? 6 होगा। 3 कौन है? सर मैं इवेंट बता रही थी 3। अरे तो अभी तो हम पूरे रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, अभी तो इवेंट्स पे आ ही नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज टू कि पूरे रिजल्ट्स को काउंट किया, फिर हमने देखा कि किसकी ये निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन रिजल्ट्स की। तो इवन रिजल्ट्स आइडेंटिफाई कर लिया हमने, कौन कौन है, 2, 4 एंड 6। तो NE कितना होगा? 3। तो PE मतलब इवन रिजल्ट्स वाले सारे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उनकी? 3/6 विच इज 1/2, ठीक है। अब मैं सीधा एक स्टेप ऊपर, मतलब एक स्टेप ऊपर नहीं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछूंगा सो दैट यू शुड नो कि टिपिकल में भी यही चीज है जो हम कर रहे हैं, है ना। टिपिकल में भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमने नहीं किया है या हम नहीं जानते, बस वो है कि वहां पे आपको कैलकुलेशन टफ हो जाता है, मतलब काउंटिंग टफ हो जाती है, तो आपको लगता है कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम उससे उस तरह का एक एग्जांपल बनाते हैं। रुको, अ कॉइन इज, देखना ध्यान से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 times. What is the probability that you get 4 heads? ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक क्वाइन है जिसको 5 बार टॉस किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको 4 हेड मिले उसमें से? तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे वर्ब क्या है, क्या हुआ?
Coin toss हुआ. क्या क्वाइन टॉस नहीं हुआ, क्वाइन 5 बार टॉस हुआ। सर 10 10 मतलब सर 10 क्या बोल रहे हो? वर्क 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 नहीं, वर्क तो ये है ना कि क्वाइन टॉस हुआ 5 टाइम्स, यस सर है ना। तो क्वाइन 5 टाइम टॉस हुआ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हैं ये बताओ। 10 होगा 10 कैसे होगा जरा बताना। One. Sir, तो हेड्स और टेल तो होगा ना रिजल्ट अगर क्या? 5 बार हेड्स और टेल्स तो हाँ मतलब हेड्स और टेल्स होगा, तो अगर मान लो कि पहले में हेड आया तो दूसरे क्वाइन में हेड और टेल तो दोनों आ सकता है ना, और पहले में टेल आया फिर से हेड और टेल आ सकता है। इसकी इसकी काउंटिंग तो कल बताया था ना, अगर 5 बार क्वाइन टॉस होगा कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं? 32 सर। 32। बताओ सबको दिख रहा है अब? 2 raised to 5 ना sir. क्या 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 2:5। क्यों? क्योंकि अगर पहले क्वाइन में हमारा हेड आया तो पहले क्वाइन में टेल भी आ सकता है, फिर दूसरे क्वाइन में हमारा हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, फिर तीसरे में भी हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे करके अगर आप सारा करोगे तो 2 × 2 मतलब पहले का 2 ऑप्शन, फिर दूसरे का 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट इज 2:2⁵। ये तो हमने पहले दिन भी बताया था, दूसरे दिन भी बताया था, तुम लोगों को किसी को नहीं ध्यान है ये? वृंदा, यशिका, स्वराज, स्मृति बताओ। सर मैंने ना कल वाली क्लास नहीं ली थी तो मैंने बहुत पहले शाहिद सर वाली ली थी तो वो मुझे अभी थोड़ा सा भूल गया था तो अच्छा ठीक है। अच्छा एक तो तुम लोग को ऐसे भी तो बोला जाता है ना कि जब भी क्लास हो तो परम्यूटेशन और हाँ पुराना वाला देख लिया करो। एक बार देख लिए होते तो कितना अच्छा रहता, अभी एकदम टिप्स पे होता तुम्हारे पास। आखिर लर्निंग ही तो फाइनल गोल है ना हम लोग का। तो जब फैसिलिटीज हैं कि आप एक बार पहले देख के आ सकते हो तो यू शुड टेक द क्लास एज अ रिविजन, है ना। अपना चुपचाप बैठे रहो, सुनते रहो, क्योंकि पहले आपने देख रखा है, आपको सब समझ में आ रखा है। जो यहाँ पे डाउट है वहां पूछ लेंगे। सो एनीवे, आपने पहला स्टेप लिया, आपने वर्ब आइडेंटिफाई किया। वर्ब क्या है हमारा? क्वाइन टॉस्ड 5 टाइम्स। तो वर्ब हो गया क्वाइन टॉस्ड 5 टाइम्स। अब ये क्वेश्चन जो टिपिकल था सिर्फ इसीलिए टिपिकल था क्योंकि काउंटिंग आपको नहीं आती है। अगर काउंटिंग आ जाती तो बहुत आसान हो गया रहता। फिर हमने बोला कि टोटल रिजल्ट्स, क्वाइन को अगर 5 बार टॉस करे तो NS टोटल पॉसिबल रिजल्ट इज 2⁵ विच इज 32, है ना। तो उसमें पांचों में H हो सकता था, पहले में H बाकी में T हो सकता था, दूसरे में H बाकी में T हो सकता था। तो ये जो ट्री हम बना रहे थे, this tree would have covered all the 32 results possible. THH TH THH HT THH तो कुछ भी हो सकता था। सो अब ये तो हो गया हमारा NS। अब बताओ इवेंट्स, मतलब फेवरेबल इवेंट, यानी कि जिसकी वो करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो क्या है? 4 heads. 4 heads. In how many ways you can achieve 4 heads? इसकी काउंटिंग कितनी होगी? अब 5 क्वाइन आपने टॉस किया है तो इसमें से कोई भी 4 अगर हेड हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा ना। यस ऐसा तो है नहीं ना कि फर्स्ट 4 ही हेड होना चाहिए या लास्ट 4 हेड होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। बोलो जल्दी। नो सर Also, तो बेसिकली आपका हेड 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 और टेल ऐसा रहे तब भी हो जाएगा, हेड टेल हेड 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 ऐसा रहे तब भी हो जाएगा, टेल हेड ऐसा रहे तब भी हो जाएगा, सब में हेड हो जाएगा। मतलब पॉइंट है कि इस 5 में से कोई भी 4 हेड सेलेक्ट कर लेना है। तो 5C4
इज द नंबर? सर 5 टाइम्स भी तो हेड हो सकता है। नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 4 हेड की निकालनी है ना। हेड होने का तो 2 बार भी हो सकता था, सिंगल बार भी हो सकता था, 5 टाइम टेल भी हो सकता था, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? बोलो, डाउट पूछा है तो सर affirm 4 नहीं करो। हेड्स, सर 4 हेड्स। इसीलिए हम ऑल केसेस वो काउंट कर रहे हैं जिसमें 4 ही हेड है। बात समझ में आई? यस सर। रिजल्ट्स में सारा काउंट हुआ है, जो 32 रिजल्ट्स है वो सबको कंक्लूड करके है, जैसे सिंगल टाइम हेड से लेके 0 टाइम हेड से लेके सारे हेड को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। कितने ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स यहाँ पे काउंटेड है। हमें अभी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ 4 हेड्स की, एंड द 4 हेड्स वी कैन गेट बाय हैविंग वन टेल एट एनी ऑफ द प्लेसेस। तो हम इसको ऐसे भी, अगर 5C4 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ऐसे भी देख सकते थे कि किसी भी पोजीशन पे टी डाल देंगे, एक टी डाल देंगे तो बाकी के 4 में हेड हो जाएगा। तो 5 तरीके से टी डाल सकते हैं, तो दिस विल बी 5 ऑल्सो, है ना। अगर 5C4 भी कैलकुलेट करोगे तब भी 5 आएगा, और ऐसे सोच रहे हो तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड वो कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड कितना होगा बताओ? 5C4/32. 5C4/32 ऑफ कोर्स, या 5/32। सबको समझ में आया ये क्या हुआ? सर एक मिनट। तो एक क्वेश्चन ये है कि 2 dices are thrown, what is the probability of getting some 8? ठीक है, अब मुझे बताओ, फिर से स्टार्ट से करो कि इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वर्ब क्या है आपका? बोलो, वर्ब क्या है? 2 dice. 2 dices are thrown. 2 dices are being thrown. अब मुझे बताओ कि कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे तो कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं? 6 स्क्वायर। 6 बोल रहे हो? 6 स्क्वायर। 6 into 6। क्यों? यस सर। क्योंकि पहले वाले पे अगर 1 है तो दूसरे वाले पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। पहले वाले पे अगर 2 है तो देखो, ये काउंटिंग में जो दिक्कत हो रही है ना उसको इग्नोर करो अभी, क्योंकि हो सकता है कि आपने परम्यूटेशन वाली क्लास या पिछली क्लास कॉम्बिनेशन वाली क्लास नहीं की है, तो आपको काउंटिंग दिख नहीं रहा है। तो काउंटिंग तो हम सीख लेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स है उसका फ्लो याद रखो। तो यहाँ पे अगर 2 डाइसेस हैं तो लॉजिकली भी हम काउंट कर सकते थे कि पहले में अगर 1 आया है तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो 6 तो ये तरीके हो गए। फिर पहले में 2 आया है तो फिर से 6 वेज हो जाएंगे दूसरे वाले के लिए। तो ऐसे टोटल जो रिजल्ट्स पॉसिबल है वो कितने हैं हमारे? 6 into 6। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ अदिति। यस सर। ठीक है, श्रेया तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि फेवरेबल इवेंट क्या है? फेवरेबल मतलब हम इसका फेवर नहीं करते हैं, जिसका कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी, दैट इज आवर फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या है बताओ? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सम ऑफ 8। Sum of it. सम ऑफ 8 लिखा है क्या? सम ऑफ 8 नहीं होता है, सम 8 आए। क्या अंग्रेजी बोलते हो तुम लोग? सम ऑफ 8?
है? अभी इंग्लिश की क्लास ओवर हुई है तब भी ये हाल है तुम लोगों का। तो आपको फेवरेबल इवेंट है कि वो सारे रिजल्ट्स जिसपे सम 8 है। तो अब इसका नंबर कितना होगा? इन हाउ मेनी वेज वी विल गेट 8 सम? बताना क्या क्या होगा, शुरू से बताओ। कोई एक रिजल्ट बताओ जिसमें सम 8 होता है। 2 6 Start से 5 2 6 3 सर एक मिनट 1 में 5 2 2 6 है तो 6 2 भी तो रखेंगे ना हम। 3 5 and नेक्स्ट 5 3 3 5 एंड 5 3, फिर और 4 4 4 4 4, और भी है कोई? सर 5 1 1 1 5 जोड़ के कितना होता है? कौन है ये? No sir, on नहीं 5 होता। सॉरी सॉरी गजब हाल है। सम 8 करना है हमें, 1 5 जोड़ रहे हो तुम। ठीक है, कान पकड़ो, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। कौन है था? नाम बताओ अपना। सर किरण किरण, यही क्लास में रहो, इधर उधर नहीं भटको। तो हमारा ये था कि सम 8 चाहिए, तो हमने ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, पहले इवेंट्स आइडेंटिफाई किया और उसको काउंट कर लिया। तो NE कितना होगा हमारा? कितने हैं ये? 5 5। तो अब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 5/36। 5/36। वेरी सिंपल। कुछ भी उठा लो, बेसिक्स कोई भी क्वेश्चन उठा लो जो तुम्हारे टेस्ट में आएगा। सो अब इसमें बस ये ध्यान रखना है कि कभी कभी अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं तुम्हें। अगर हम इसी क्वेश्चन को पूछते कि 2 dices are thrown, what is the probability that sum is not 8? तो वो कितना हो जाता? तो उसमें जो इवेंट हमारा सम इज नॉट 8, तो हम इसको छोड़ के बाकी सारा काउंट करते, तो आपको पता है कि बाकी सारे का टोटल कितना होगा? 31 होगा। 31 yes sir बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि अगर सम इज 8 अगर 5 है तो सम इज नॉट 8 31 होगा। मतलब पॉइंट ये है कि ऑल इवेंट कलेक्टिवली मेक्स सैंपल स्पेस। तो जितने भी तरह के इवेंट्स अगर आप विजुलाइज करो तो जोड़ जाड़ के वो सैंपल स्पेस बना ही देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 कैटेगरी का वो है इवेंट है, एक सम इज 8 और एक सम इज नॉट 8। तो ये दोनों मिलके हमारा 36 बनाएंगे। तो सम इज नॉट 8 के लिए हमें वो सारे काउंट करने की बजाय, जैसे 1 2 2 1 ऐसा सब काउंट करने की बजाय हम सम इज 8 ही काउंट कर लेंगे, क्योंकि देन इट विल बी फार इजियर टू काउंट। तो वो प्रोबेबिलिटी अगर 5/6 है, 5/36 है, तो सम इज नॉट 8 की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 - 5/36 होगी। ठीक है, या फिर यहां से अगर आप इवेंट का नंबर कैलकुलेट कर लिए तो 31/36 होगी। सो पॉइंट ये है कि प्रोबेबिलिटीज का सम, अगर हम प्रोबेबिलिटी को 2-3 इवेंट्स को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को अगर हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1। ठीक है, तो आप किसी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आप उसको 1 - दैट प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। तो सम इज नॉट 8 के लिए आप नंबर ऑफ इवेंट्स बट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कर सकते थे, बट बेटर ये है कि हमने नंबर ऑफ 8 काउंट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकाला और उसको फिर 1 में से माइनस कर दिया। ये तभी पॉसिबल है जब कॉम्प्लीमेंट्री हो। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब कि सम इज 8 और सम इज नॉट 8, ये आपस में मिलके सारे इवेंट्स को कवर करता है, तभी हम ऐसा करेंगे। तो इफ इन केस अगर 2 और 3 इवेंट मिलके सारे इवेंट्स को कवर करते हैं, मतलब सारे पॉसिबल रिजल्ट्स को कवर कर देते हैं, तो तीसरे का जो प्रोबेबिलिटी होगा पहले दोनों की प्रोबेबिलिटी सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1 में से, तब भी निकल आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अगर NA + NB डिफरेंट अगर वो है, ये अगर NS बनाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ये तीनों मिलाकर 1 बन जाएगा।
ठीक है, क्योंकि वो तो ये चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस के थ्रू भी तुम समझ लोगे, बट अभी तक फिलहाल जो हमारा मेजर लर्निंग ये है कि देयर आर जस्ट 4 स्टेप टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है और उसको काउंट करना है, आपको फेवरेबल इवेंट्स आइडेंटिफाई करना है और उसको काउंट करना है, और फिर उसके बाद NE/NS कर देना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक है, इट वॉज वेरी सिंपल।